हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत विस्तार से देखा था हिमालय पर्वत के बारे में और उत्तर के मैदान के बारे में। अभी हम आज जो डिस्कस करेंगे वो प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और आपका द्वीप समूह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की लिंक डाल रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो 9th क्लास के मैंने जितने भी सब्जेक्ट क्लियर कराए हैं आपको, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी है या इकोनॉमिक्स है, उन सबको भी आप उसी प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको 9th क्लास के एमसीक्यू देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, एसएसटी वाले के, ठीक है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के या पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के, तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके छोटे बहन भाई या आपको 8th, 7th या 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर उसके एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले बटन दबाकर अपने अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी सारी प्लेलिस्ट लगी हैं, हर सब्जेक्ट की 2 प्लेलिस्ट है। इसका मतलब यह है कि मैंने पहले कभी किसी चैप्टर को कराया है और उसके बाद उसके एमसीक्यू कराए। तो अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख लेना, अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर देख लेना। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार। देखो, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो क्या है और वो कहाँ है भारत में। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। देखो, प्रायद्वीप का क्या मतलब होता है, जो भी स्थान 3 जगह से पानी से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अब देखिए, हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का मतलब हो गया, देखो इससे यहाँ से जो नर्मदा नदी है, ठीक है, नर्मदा नदी से ऊपर वाले भारत को हम बोल सकते हैं उत्तर भारत, है ना, और नीचे वाले भारत को हम बोल सकते हैं दक्षिण भारत। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश जो आता है मेनली वो आता है मध्य भारत में, है ना। तो देखो, दक्षिण भारत जो है, मान लीजिए इतना है, ठीक है, अब मेरे हाथ से जो नीचे नीचे वाला भारत है वो है हमारा दक्षिण भारत, और वो कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर है और इसके पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये तीनों तरफ से क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में क्या है, इसके हिंद महासागर है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। क्योंकि ये जो हमारा दक्षिण भारत है ये कैसा है, एक यहाँ पर पठार है। ठीक है, इसका जो स्वरूप है, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कैसा है, पठार का। अब देखो, पहाड़ में और पठार में क्या अंतर होता है, जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वो शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। पहाड़ कैसे बने होते हैं, वो मिट्टी के होते हैं। ठीक है, आपने भूस्खलन की कुछ तस्वीरें देखी होंगी न्यूज में कि पहाड़ दरक गए या पहाड़ टूट के गिर गया, है ना, इस तरह से। और जो पहाड़ होते हैं उनका जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, या तो ऐसा होता है या इस तरह के होते हैं पहाड़, है ना। जबकि जो हमारे पठार होते हैं उनका जो ऊपर का होता है वो कैसा होता है, ऐसे सपाट होता है। ठीक है, ना गोल होता है ना इस तरह का होता है, त्रिकोण आकार का होता है, वो कैसा होता है, चपटा होता है। और पठार जो होता है वो मेनली पत्थर का बना हुआ होता है। पत्थर, ये वही पत्थर है जो आपके घरों में डला हुआ होता है ना, उस तरह के पत्थर, अलग अलग टाइप के पत्थर होते हैं। लेकिन जो पठार बने होते हैं वो कैसे होते हैं, कठोर चट्टानों के बने होते हैं, यानी कि पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कि इसको प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोला गया है। पहली बात तो यह है कि ये 3 साइड से जल से घुरा है। दूसरी बात यह है कि ये जो भूमि है, ठीक है, ये जो भौगोलिक विस्तार है इसका दक्षिण भारत का, ये किससे बना हुआ है, पठार से बना हुआ है। यानी कि यहाँ कैसी है जमीन, सख्त जमीन है। ठीक है, आप अगर दिल्ली में, यूपी में या बिहार में रह रहे हैं तो आपकी जो जमीन है वो कैसी बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है। लेकिन ये कैसे है, ये पठार से बना हुआ है ना। और ये पठार कैसे बना हुआ है, बहुत साल पहले, ठीक है, हजारों साल पहले की बात हो रही है, तब क्या हुआ था, तब हमारा जो दक्षिण भारत है उसमें क्या हुआ थे, ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, यानी कि ज्वालामुखी फटे थे। ठीक है, और उन ज्वालामुखी से जो लावा निकला, ठीक है, जो लावा निकला उस लावे से क्या बना हुआ है, हमारा भारत बना हुआ है। यानी कि यहाँ पर पहले कभी ज्वालामुखी फटे होंगे और उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकला है उससे ये पूरा हमारा दक्षिण भारत बना हुआ है ना। और जो प्रायद्वीपीय पठार है ये 2 हिस्सों में है हमारे भारत में। पहला है, देखो, इस मध्य उच्च भूमि, ठीक है, या उत्तर मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जानते हैं।
तो वो कहाँ है, वो आपके मिलेगी आपको नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर, ठीक है। यहाँ के लगभग जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये यहाँ के लगभग जो आपको मिलेगा, एक मिनट थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे की तरफ ही है, ठीक है। ये कैसा है, ये आपकी उच्च भूमि है ना। और दूसरा इसका हिस्सा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलेंगे। और इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजा आकार है, ठीक है। और आप मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये जो ऑरेंज वाला है ये कैसा है, ये आपका मध्य उच्च भूमि है, ठीक है। और नीचे जो है ये आपका दक्षिण या दक्कन का पठार के नाम से इसको जानते हैं। ये कैसा है, त्रिकोण है। और इसका कुछ हिस्सा कहाँ पाया जाता है, इसी पठार का कुछ हिस्सा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पठार है ये एक मतलब एक समांतर क्यों नहीं है, ठीक है, सारा जुड़ा हुआ क्यों नहीं है, अलग अलग क्यों है। क्योंकि बहुत सालों से जो नदियां हैं वो पहाड़ों से निकल रही हैं, और उन नदियों की धाराओं की वजह से, पानी की वजह से ये क्या हुआ है कि अलग अलग ये डिवाइड हो गया है, ठीक है। कुछ जो चट्टानें जो थोड़ी मुलायम होंगी उनको क्या हुआ होगा कि नदियों ने उनको काट दिया होगा, और ये यहाँ से अलग हो गया, दक्षिण भारत से ये मध्य वाली जो भूमि है ये अलग हो गई, और इसका जो कुछ पार्ट है ये मेघालय में है, ठीक है। तो आपने जाना प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, आपको पता चल गया इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं या प्रायद्वीपीय पठार क्यों बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने बहुत अच्छे से जाना बोर्ड पर कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है मैप में, और प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है। हमने जाना है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसकी वजह से हुआ है, ये ज्वालामुखी उद्गार की वजह से हुआ है। पहले कभी जो दक्षिण भारत है उसमें ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे और उसकी वजह से बना है। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, ठीक है, मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, ठीक है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है, तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यानी कि ये इसकी जो भूमि है वो कैसी है, बहुत ज्यादा प्राचीनतम है, ठीक है। और ये कौन सी शैलों से बना है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, उसमें कभी क्या हुआ होगा, ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे, ठीक है। और ज्वालामुखी उद्गार के बाद में लावा बहा होगा, और जो जब लावा ठंडा होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अग्निय सेल, ठीक है। तो अग्निय सेलों का निर्माण हुआ, बहुत बाद में फिर वो अपसादित सेलों में चेंज हो गया और बाद में वो रूपांतरित सेलों में चेंज हो गए, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको गोंडवाना भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इस पठार का पठारी भाग में चौड़ी एवं छिलछिली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं, ठीक है। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि, जो मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा नदी से ऊपर ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, मध्य उच्च भूमि बोलेंगे, और नर्मदा नदी से नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दक्कन का पठार, यानी कि दक्षिण का पठार। और इसका आकार मैंने बताया आपको त्रिकोण आकार का है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में आएगा इसका जो भाग है, मध्य उच्च भूमि का भाग जो है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर में अरावली है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा मैप पे देखना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मैंने पढ़ा दिया। देखिए ये कह रहे हैं, एक मिनट इरेज करना पड़ेगा। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो मध्य उच्च भूमि है, देखो कहाँ पर है मध्य उच्च भूमि, इधर है, ठीक है। ये इसी का ही भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का ही कुछ भाग ये नदियों की वजह से क्या हुआ है, नदियों की वजह से इससे अलग हो गया है दक्षिण भारत से, ठीक है। कौन सी नदियों की वजह से, नर्मदा की वजह से, ताप्ती नदी की वजह से, और यहाँ पर एक गोदावरी नदी निकल रही है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, अलग हो गया है, इस वाले भाग से ये वाला भाग अलग अलग हो गया है। अब ये जो मध्य उच्च भूमि है इसके पूर्व में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है। इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं, और इसके पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं, आपकी छोटा नागपुर है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर बाघेल खंड है, ठीक है, सॉरी बुंदेलखंड है, उसके बाद क्या है बाघेल खंड, और बाघेल खंड के बाद में क्या है आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो ये चीज कह रहा है। और देखिए अगर हम दक्षिण के पठार की बात करें, दक्कन के पठार की बात करें, तो इसके पूर्व में क्या है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिम में क्या है पश्चिमी घाट, पूर्व में क्या है पूर्वी घाट। देखो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, हम सह्याद्री भी बोलते हैं। मतलब यहाँ से आपका यहाँ से और यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, हम सह्याद्री भी बोलते हैं,
ठीक है, शहाद्री। और या फिर पूर्व में क्या है, पूर्व में है इसके पूर्वी घाट, ठीक है। उत्तर में क्या है, उत्तर में है आपके सतपुड़ा की श्रेणियां, है ना। और दक्षिण में इसके क्या है, ये आपके बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विंध्या श्रृंखलाएं, दक्षिण में सतपुड़ा, देखो ये मैंने आपको बता दिया कि इसके सतपुड़ा और वो है विंध्य। और उत्तर में इसके क्या है, उत्तर पश्चिम में क्या है, इसके अरावली है। और पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुआ तथा पथरी मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, चंबल, सिंध, सिंधु नहीं है, ये सिंध नदी अलग है, सिंधु नदी अलग है। सिंधु जो हमारे भारत से निकलती है, भारत के जम्मू कश्मीर से निकलकर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो सिंध नदी है, ये हमारी जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदी है, सिंध, वेतवा, ठीक है। ये तीनों निकलती हैं इस उच्च भूमि से, चारों केन भी। और ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये बाद में जाकर, ये छोटी छोटी नदियां हैं और ये बाद में जाकर हमारी यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी, ठीक है, पश्चिम में कैसी है, चौड़ी, यानी कि इधर की तरफ क्या है, ये चौड़ी है, लेकिन पूर्व में सकरी है, ठीक है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड, बाघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजा आकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। ये मैंने बताया ना कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और इसका आकार कैसा है, त्रिभुजा आकार है। उत्तर में इसकी चौड़ाई का आधार सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां, मैकालू की श्रेणियां, ठीक है। ये जो श्रेणियां हैं, महादेव, कैमूर और मैकाले की जो श्रेणियां हैं, ये मैं अभी आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये कहाँ है। देखो ये इधर की तरफ है, ठीक है, छोटा नागपुर के इधर की छत्तीसगढ़ की तरफ है ये सारी पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां, मैकाले की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां ये इधर की तरफ है, ठीक है। बुंदेलखंड मैंने कहा बताया था, ये यहाँ पर है बुंदेलखंड, बागेलखंड ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, ये नेक्स्ट है आपका भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। ये मैंने आपको बता दिया, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला है। पश्चिम का मतलब है कि ये कैसा बन गया आपका, प्रायद्वीपीय भारत बन गया, ठीक है, दक्षिण भारत बन गया। तो ये इधर क्या है, इधर की जो पहाड़ियां हैं, देखो इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, ये इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जबकि जो पूर्व की पहाड़ियां हैं इनकी जो ऊंचाई है वो कम है, ठीक है। इस इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी दिखाई देता है, ये मैंने बताया था आपको मैप में, जैसे स्थानीय रूप से, जिसे स्थानीय रूप में क्या बोलते हैं, मेघालय या कार्बी या एलोंग पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या बोलते हैं। और ये किसकी वजह से अलग हो गया है, ये दक्षिण भारत से, ये नदियों की वजह से अलग हो गया है। उत्तर कछार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, उत्तर कछार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है, उत्तर कछार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, मेघालय को जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ भाग कहाँ है, मेघालय में है। यह एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से भी अलग होता है। भ्रंश यानी कि एक दरार के द्वारा ये छोटा नागपुर के पठार से भी अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंती, ये कहाँ है, मेघालय में ही है, ठीक है, तीनों। और इन पहाड़ियों की वजह से ही मेघालय में भारत में सबसे अधिक बारिश होती है। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। पूर्व वाले जो भाग है, देखो इस तरह से अगर भारत है तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, पूर्वी घाट, और इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट बोलते हैं। वे सतत है और उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, यानी कि ये क्या है, एक के बाद एक पहाड़ियां हैं, कुछ दर्रे हैं, दर्रे का मतलब है कुछ पहाड़ों के बीच में कुछ जगह छुटी हुई है, उनको हम क्या बोल रहे हैं, दर्रे, यानी कि दो पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसा स्थान जिसमें व्यक्ति आ जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, दर्रा, ठीक है। अब ये दर्रे कुछ नामों से जाने जाते हैं। देखो महाराष्ट्र में है थाल घाट, ठीक है, भोर घाट, ये दोनों घाट जो है ये आपके महाराष्ट्र में है, जबकि पाल घाट कहाँ है, ये आपका केरल में है। अब एक मिनट, लास्ट में हम एक बार और देखना चाहेंगे मैप को, ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। देखो महाराष्ट्र में, देखो यहाँ पे एक छोटा सा निशान बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, थाल घाट, ठीक है, यहीं कहीं है भोर घाट, ठीक है, जबकि पाल घाट कहाँ है, पाल घाट आपके केरल में है, यहाँ पर, ठीक है। जो पहाड़ियों के बीच में जो स्थान है इसको क्या बोलेंगे हम, दर्रा बोलेंगे, ठीक है। देखो ये है ना जगह, किसकी वजह से, अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो ये नदियों के पानी की वजह से, और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो पहाड़ों के बीच में कुछ जगह बची हुई है, और उनको हम किसके नाम से जानते हैं, दर्रे के नाम से।
उनकी वजह से ही हम आर पार जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भाई इसको बहुत टाइम लगता है ऊपर नीचे करने में, क्योंकि माउस हो गया है खराब। पता नहीं क्यों मेरा माउस ज्यादा दिन चलता नहीं है, 2-4 महीने ही चलता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। ठीक है, जबकि पश्चिमी घाट की कितनी है, 600 मीटर है। 600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, महानदी कहाँ है, आपकी उड़ीसा में है। ठीक है, मैप में आप देख लेना, उड़ीसा से कहाँ तक, केरल तक है। उड़ीसा से केरल तक कौन सा है, पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट का विस्तार 77 नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये 77 क्यों नहीं है, यानी कि एक के बाद एक पहाड़ क्यों नहीं है, क्योंकि नदियों के पानी ने इन पहाड़ों को काट दिया है, ये अनियमित है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। बिल्कुल सेम वही बात मैंने बोली। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों होती है, कि समुद्र से वो पानी लेकर आती है और पहाड़ जो है वो बहुत ऊंचे हैं, इसलिए जो बारिश है, जो हवाएं हैं, जो पानी से भरी हुई हवाएं हैं, वो भारत में नहीं आ पाती हैं, जबकि उस पश्चिमी पहाड़ियों से टकरा कर ही वहीं पर वो बारिश कर देती है। ठीक है, इसलिए वहां पर कौन सी बारिश होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ये सारी चीजें मैंने बताई। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नाई मुड़ी। ठीक है, दोड्डा बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, अन्नाई मुड़ी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। दोड्डा बेटा की जो ऊंचाई है वो इतनी है, 2633 मीटर। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है, महेंद्रगिरी। ठीक है, देखो इधर वाली जो श्रृंखला है पहाड़ियों की, उसमें सबसे ऊंचा कौन है, महेंद्रगिरी। ठीक है, और अगर हम पूरे दक्षिण भारत की बात करें, पूरे इस भारत की बात करें, तो इसमें सबसे ऊंची कौन सी चोटी है, अन्नाईमुड़ी। वो लगभग यहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण में ही है ना, सबसे ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय या जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर। अब देखो, उडगम दलम, उडगलम जैसी ऊंटी की पहाड़ियां, इनको क्या बोलते हैं, ऊंटी के नाम से जाना जाता है इन पहाड़ियों को, की पहाड़ियां हैं। तथा कोडाई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ियां स्थित हैं। अब इनको आपको मानचित्र में देखना है। देखो ये जो पहाड़ियां हैं, ऊंटी की जो पहाड़ियां हैं, ये आपके कर्नाटक में है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप चित्र में देख सकते हैं या गूगल करके भी देख सकते हैं। रायदीवीय पठार की एक विशेषता यह यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। अब देखो, जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं तो उनमें क्या क्या निकलता है, लावा निकलता है। लावा में बहुत सारे खनिज निकलते हैं, लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सारी चीज निकलती हैं। और हमारे छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें निकलती है ना लोहा वगैरह, क्योंकि वो अग्नि सैलों से बना है ना। तो ये सारी चीजें निकलती हैं। अब उसके साथ राख भी निकलती है। ठीक है, वो जो राख है वो हजारों साल में किस में परिवर्तित हो गई है, वो काली मिट्टी में परिवर्तित हो गई है। राख कैसी होती है, काली होती है ना। जो वहां पर पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, जब ज्वालामुखी उद्गार हुए होंगे तो वो सारी जल गए होंगे। ठीक है, उनके जलने से ही किस मृदा का निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी के आसपास तो काली मृदा ही मिलेगी, क्योंकि चीजें जल जाएंगी जब इतनी, जो अंदर की आग है, जो पृथ्वी की आग है वो बाहर निकल के आ रही है, तो चीजें जल जाएंगी, तो कैसी मिट्टी होगी, काली मिट्टी। तो उस मिट्टी का नाम, वो किस नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के से उद्गार से हुई है, इसलिए इसे अग्निय सेल भी कहते हैं। ठीक है, वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, यानी कि ये क्या हुए, टूट फूट गए हैं। ये जो सेल है वो चटक गए हैं, टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां कहाँ है, इधर है। ठीक है, राजस्थान की तरफ है ना, इधर इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ मान है अरावली की पहाड़ियां। कहा कि अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में एवं उत्तर पूर्व के किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपार्दित या खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, तो एक बार हम अरावली और देख लेते हैं मैप में।
देखो अरावली कहाँ है, देखो अरावली, एक मिनट, देखो अरावली की पहाड़ियां कहाँ है, ये आपके गुजरात से हैं, ठीक है, और आपके राजस्थान में है, और उसके बाद ये श्रेणियां कहाँ जा रही हैं, ये आपकी दिल्ली तक जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, क्योंकि मैप में ये थोड़ा कम दिखाई गई है ना, तो ये यहाँ तक जा रही है अरावली की पहाड़ियां, है ना। तो ये कहाँ तक है, ये आपके गुजरात से और आपके राजस्थान और दिल्ली तक जा रही है, ठीक है। और इन अरावली के पहाड़ियों के पश्चिम में क्या है, भारतीय मरुस्थल है, जो हमारी अगली हेडिंग है। अब पहले हम भारतीय मरुस्थल को मैप पर समझेंगे, बोर्ड पर, ठीक है, बाद में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको बोर्ड पर देख लेते हैं किस तरह से है ये। नेक्स्ट है आपका मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। देखो भारत में दो मरुस्थल है और दो स्थानों पर है। मरुस्थल दो कैसे है, एक तो है आपका ठंडा मरुस्थल, ठीक है, ठंडा मरुस्थल आपका मिलेगा लद्दाख में, ठीक है, ये यहाँ पर मिलेगा इधर की तरफ। और ये लद्दाख में क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो ये ऊपर की तरफ जो लद्दाख है वहां पर बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है और ये बहुत ठंडा प्रदेश है। और यहाँ पर अगर बारिश भी होती है तो बर्फबारी होती है। यहाँ की जो बर्फ है वो कभी पिघलती नहीं है सालों साल। तो यहाँ की भूमि कैसी है, यहाँ की जो भूमि है वो पूरी तरह से मरुस्थलीय भूमि बन गई है ना, बिल्कुल सेम। अब ये तो हो गया ठंडा रेगिस्तान, क्योंकि यहाँ बर्फ पड़ती है। बिल्कुल सेम कंडीशन कहाँ की है, राजस्थान की है। यहाँ पर भी क्या है, शुष्क हवाएं चलती हैं, यहाँ पर ठंडी चलती हैं, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में कैसे चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। और जो राजस्थान है वो कैसा है, गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर जो राजस्थान है वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो 50 से भी ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाता है ना। अगर हम सर्दियों की बात करें तो माइनस में टेम्परेचर जो होता है वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां पर पूरे वर्ष भर क्या होता है, आपके पूरे वर्ष वहां पर बर्फ जमी रहती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। और ये जो आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो मेनली दिया है आपका, ये राजस्थान दिया है, ठीक है। राजस्थान में ये जो पीला पीला सा भाग आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है, मरुस्थल है, ठीक है। अगर आप ये मैप देख पा रहे होंगे, छोटा सा मैप, ठीक है, देखो राजस्थान का ये वाला हिस्सा बस इतना, ये कैसा है, मरुस्थल, गर्म मरुस्थल है। और ये कैसा है, लद्दाख, ये है आपका ठंडा मरुस्थल, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखो हम इन सारी चीजों को विस्तार से देखेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ठीक है। बुक में एक एक लाइन हम डिटेल से देखेंगे, हर चीज का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चीजों को इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि स्क्रीन पर जब मैं ये वाला भारत का मैप दिखाती हूँ तो आपको आधा ही दिखता है या फिर बहुत छोटा रूप में दिखता है, तो वो वहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बोर्ड पर करा रही हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हो, ठीक है। हाँ, तो हमने बोर्ड पर बहुत अच्छे से जाना कि भारतीय मरुस्थल क्या है। अब हम देखते हैं कि बुक में इसके संबंध में किस किस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। आइए देखते हैं। अरावली पहाड़ियां के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है, ठीक है। जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। यह बालू के टिब्बों से ढके एक तारांकित मैदान है। बालू के टिब्बों का मतलब होता है, जैसे आप पहाड़ों को देखते हैं ना, तो जो रेगिस्तान होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, बालू होती है, मिट्टी नहीं होती है, वो मेनली बालू होती है। तो हवाओं की वजह से इस तरह की कुछ आकृतियां बन जाती हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ आकृतियां बन जाती हैं। इनको हम बोलते हैं बालू टिब्बा, ठीक है। ये जो उठा हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं हम, बालू टिब्बा बोलते हैं। तो यह बालू टिब्बों से ढके ही एक तारांकित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, ठीक है। इस शुष्क जलवायु, देखो शुष्क जलवायु का मतलब है कि यहाँ की जो हवाएं हैं, यहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या नहीं है, नमी नहीं है, ठीक है। ना तो हवाओं में नमी है ना ही मिट्टी में नमी है। तो यहाँ की जलवायु कैसी हो गई, शुष्क हो गई, ठीक है। यानी कि शुष्क यानी कि उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पतियां बहुत कम है। अब जब पानी नहीं है तो बेचारे पेड़ कैसे जीवित रहेंगे। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखाई देती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी नदियां, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी नदियां केवल बारिश के समय ही दिखाई देती हैं। और उसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती हैं, यानी कैसी हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। देखो एक दिलचस्प आपको कहानी सुनाती हूँ मैं कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत थी, तो इसलिए क्या निकाली गई, इंदिरा नहर निकाली गई। अब इंदिरा नहर निकाली गई तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जब नहर में पानी छोड़ा जाए तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि बालू बिल्कुल प्यासी थी और बालू बार बार उस पानी को पी जा रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंदिरा नहर है उसको पूरी तरह से सीमेंटेड बनाया है, ताकि पानी जो है वो जिसके नीचे ना चला जाए। अगर वो उसको सीमेंटेड ना बनाए, ठीक है, पूरी तरह से उसको वाटर प्रूफ ना बनाए नहर को, तो उसमें पानी वहां से छोड़ा जाएगा ऊपर से, और
जहां तक पहुंचाना है राजस्थान में पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए जो वो नहर बनाई है उसको कैसा बनाया है, सीमेंटेड बनाया है, ताकि पानी पूरे वर्ष भर लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, पर्याप्त तो जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। यानी कि जो नदियां हैं वो बीच में ही खत्म हो जाती हैं, निकली और बीच में ही खत्म हो जाती हैं, बीच में ही लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि वहां की जो मिट्टी है, मिट्टी नहीं है, वो जो बालू है वो सारा पानी सोख लेती है। केवल लूनी हुई एकमात्र इस क्षेत्र की बड़ी नदी है। ठीक है, बलकान, बलकान का मतलब होता है अर्धचंद्र आकार बालू का टीला। अर्धचंद्र आकार यानी कि बालू के टीले का आकार कैसा है, इस तरह से है। यानी कि हवाएं आ रही हैं और बीच में से उसको खाली कर जा रही हैं। ठीक है, उसको क्या कर रही है, बीच में से खाली कर दे रही है। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह के बलकान हमें दिखेंगे। ठीक है, और हवाएं बहुत तेज चलती हैं वहां पर, तो इस तरह की आकृतियां बन जाती हैं। बालू टिब्बे होते हैं इस तरह के और बलकान होते हैं इस तरह के। ठीक है, अर्धचंद्र आकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के सम्मुख प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं, जो जैसलमेर है वो क्या है, ये इस मरुस्थल का एक हिस्सा है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, गर्मियों में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पूरे भारत में आंका जाता है वो जैसलमेर में ही आंका जाता है। जो बलकान के समूह, जहां से हम बलकान के समूह देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम बलकान के समूहों को देख सकते हैं, कहां पर, जैसलमेर में। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे तटीय मैदान, और हम सबसे पहले इसको देखेंगे बोर्ड पर, उसके बाद हम देखेंगे इसमें बुक में कि बुक में क्या लिखा है। नेक्स्ट है आपका तटीय मैदान। अब देखिए तटीय मैदान किसको बोलते हैं। तटीय मैदान बोलते हैं जो जो भूभाग का हिस्सा किससे लगा होता है, समुद्र से लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। अब देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे, जो नीले कलर का दिखाया हुआ है, आसमानी कलर का कलर जो दिखाया गया है वो आपका जल है। ठीक है, और ये क्या है, ये भारत है। भारत कैसा है, स्थल है ना। अब देखिए हमारा जो भारत है उसमें कहाँ से तटीय रेखा स्टार्ट हो जाती है, ये हो जाती है आपके गुजरात से। ठीक है, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन सारे प्रदेशों में क्या है, तटीय रेखा। अगर आपने देखा होगा कि मुंबई के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे बीच है। ठीक है, वहां पर समुद्र है, ये है वो है, तो इन सारे प्रदेशों में वही सेम चीज है। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम उस तरह से ही तटीय रेखा है। ठीक है, इन सारे प्रदेशों में। अब देखिए इस तटीय रेखा का अध्ययन करने के लिए या हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग नाम रखे हैं। जैसे गुजरात तक का जो आपका वो है, एक मिनट में दूसरा पेन ले लेती हूँ, चल नहीं पा रहा है। हाँ ये चल रहा है। देखो ये जो यहाँ से और यहाँ तक, ये जो गुजरात वाला है स्थान, इसको बोलते हैं हम सौराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम क्या है, सौराष्ट्र। तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र से और गोवा तक जो ये तटीय तट है, इसको हम बोलते हैं कोंकण। क्या बोलते हैं, कोंकण। और नीचे में आपका जो कर्नाटक है, कर्नाटक की जो सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्नड़। ठीक है, उसके तट को क्या बोलते हैं हम, कन्नड़। और नीचे जो केरल है उसको के तट का नाम है मालाबार। ठीक है, अब एनसीईआरटी में कहीं भी आए मालाबार तट के बारे में बात हो रही है, तो आप अपना दिमाग बिल्कुल यहाँ पर रखना। मैं आपको अपने दिमाग में सोचना कि मालाबार की बात हो रही है तो केरल की बात हो रही है। ठीक है, अगर कन्नड़ तट की बात हो रही है तो कर्नाटक वाले तट की बात हो रही है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कोंकण तट की बात हो रही है तो कौन से तट की बात हो रही है, महाराष्ट्र वाले तट की बात हो रही है। अगर सौराष्ट्र की बात हो रही है या काठियावाड़ तट के नाम से किसको जानते हैं, गुजरात के तट को जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु वाले जो तट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का आपने कई बार नाम सुना होगा कि जो बारिश है वो कोरोमंडल तट तक पहुंच गई है, या कोरोमंडल तट से कुछ हवाएं आ रही हैं, इस तरह की चीज बहुत सारी आपने सुनी होंगी। तो जो तमिलनाडु वाला जो तट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, ये यहाँ तक आपका लगेगा। उसके बाद जो लगता है आपका ये उत्तरी सरकार लगता है उड़ीसा तक। उड़ीसा तक के तट का क्या नाम है, उत्तरी सरकार। और ये जो पश्चिम बंगाल का जो तट है इसको बोलते हैं बंग। ठीक है, इधर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, पश्चिमी घाट। इधर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, पूर्वी घाट। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से देखा तटीय मैदान के बारे में कि तटीय मैदान कहाँ है हमारे यहाँ भारत में। तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसके विषय में क्या लिखा है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों
का विस्तार करती हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। ठीक है, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक सक्रिय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तटों के उत्तरी भाग को कोंकण 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 किसको बोलते हैं? मुंबई तथा गोवा के भाग को बोलते हैं कोंकण। मध्य भाग को हम क्या बोलते हैं, यानी कि कर्नाटक वाले भाग को क्या बोलते हैं? हम कन्नड़। ठीक है, और दक्षिण वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? मालाबार। अब देखिए, एक बार हम भारत के मैप में आपको दिखाते हैं चीजों को किस तरह से है। 1 मिनट पेन लेना पड़ेगा इसके लिए अलग। ये बोल रहे हैं कि ये जो स्थान है इसको क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, एकाएक एक के बाद एक पहाड़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, तो जहां पर समुद्र और स्थल मिल रहा है वहां पर कुछ ऐसा स्थान है जहां पर पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, लगभग मान लीजिए इतनी पट्टी है दोनों तरफ जहां पर पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, देखो इस तरह से ये पट्टी है दोनों तरफ। इसके बाद जो है, इसके बाद एकाएक पहाड़ियां हैं। ठीक है, मतलब इस पट्टी के बाद पहाड़ियां हैं। अब इसको, इस पश्चिमी भाग को क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। ठीक है, अब ये कई सारे भागों में बटा हुआ है। गुजरात वाले को क्या बोलते हैं हम? सौराष्ट्र। ठीक है, मुंबई वाले को क्या बोलते हैं हम? कोंकण। और कर्नाटक वाले को बोलते हैं कन्नड़। और केरल वाले को बोलते हैं मालाबार। ठीक है, वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को हम क्या बोलते हैं? जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है, केरल और आपके आंध्र प्रदेश यहाँ तक के जो तट है उसको बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। और उसके बाद है आपका उत्तरी सरकार, यानी कि उड़ीसा तक के तट को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और पश्चिम बंगाल का जो तट है उसको बोलते हैं हम बंग। ठीक है, जनगण मन की एक लाइन है, उत्कल। ठीक है, उत्कल बंगा, पंजाब सिंध उत्कल बंगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये इससे ही बनाई गई है, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था वो तो उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। जो राज्य थे उनकी संख्या कम थी, तो कुछ गिने चुने ही राज्य थे। तो उन राज्यों के नामों को किसमें बोला गया है? आपके संविधान में राष्ट्रगान में बोला गया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया ना, कन्नड़ किसको बोलते हैं, मालाबार किसको बोलते हैं, सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ी पट्टी एवं समतल है। ठीक है, चौड़ी पट्टी दोनों तरफ है। ठीक है, कहाँ है? जहां पर समुद्र स्थल मिल रहे हैं उससे थोड़ी सी चौड़ी पट्टी दोनों तरफ है। उसके बाद पहाड़ियों की श्रृंखला है। ठीक है, उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पश्चिम वाले को पश्चिमी घाट और पूर्व वाले को पूर्वी घाट बोलते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। बड़ी नदियां कौन सी हैं? उड़ीसा में बहती है आपकी महानदी, और उसके बाद है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती हैं। विशाल डेल्टा कैसा होता है? नदी आ रही है पहाड़ों से निकलकर इस तरह से, और जब वो समुद्र में गिरेगी तो इस तरह से गिरेगी। ठीक है, तो ये एक त्रिकोण सा बन गया, और इसमें ये जो लाइन सी है, यानी कि ये जो धाराएं हैं, ठीक है, जो सरिताएं हैं, जो धाराएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वृत्तिका। और बहुत सारी वृत्तिका मिलके क्या बनाती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरह का डेल्टा है ना। तो इस तरह के जो नदी कई सारे सरिताओं में बढ़ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा, क्योंकि ये त्रिकोण आकार का होता है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको नदी का डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, चिल्का झील पूर्वी घाट पर, देखो चिल्का झील कहाँ है? ये आपके उड़ीसा के तट पर है। ठीक है, पूर्वी घाट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। ठीक है, ये कैसी है चिल्का झील? ये पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट का है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम द्वीप समूह। ठीक है, देखो चिल्का झील के बारे में कुछ दे रखा है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, महानदी के डेल्टा के नीचे की तरफ स्थित है। कौन सी झील? चिल्का झील। अब देखो सबसे पहले हम बोर्ड पर देखते हैं द्वीप समूह के बारे में, और फिर हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वीप समूह। हमारे भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं। 2 द्वीप समूह है, सॉरी प्रकार के नहीं, 2 द्वीप समूह है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि द्वीप क्या होता है। आपने जाना कि प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। ठीक है, हमारा जो दक्षिण भारत है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय है। कैसे? इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी जल से घिरा है, तो ये कैसा है? प्रायद्वीपीय है। अब हम बात करें द्वीप समूह की। द्वीप समूह कैसे होते हैं? जो आपके समुद्र में कोई भी स्थल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा है उसको हम क्या बोलते हैं? द्वीप। या कोई भी द्वीप चारों तरफ से जल से घिरा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम द्वीप। कभी कभी ये नदियों में भी होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी नदियां होती हैं नदियों में भी होते हैं द्वीप।
और ये इसमें भी होते हैं, समुद्र में भी होते हैं। ठीक है, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, जो डेल्टा बना रही है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है मंजुली। ठीक है, अब देखिए जो जो दो द्वीप समूह हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, वो कहाँ है? वो आपका बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ये भारत के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है, भारत का पूर्वी हिस्सा कौन सा है? ये वाला। भारत के पूर्वी हिस्से में कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान और निकोबार। भारत के पश्चिम में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप है। ठीक है, ये यहाँ की तरफ क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ की तरफ आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप जो समूह है उसमें एक द्वीप है जिसका नाम है कावरती, जो क्या है? यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देख ली। लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में क्या है? मालदीव है, और जो मालदीव है वो कैसा है? हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, ये हमारे में नहीं है, ये क्या है? हमारा पड़ोसी देश है, उसी तरह से जिस तरह से श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। अब हमने ये सारी चीजें देख ली, अब हम देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, हमने बोर्ड पर देख लिया है कि किस तरह से द्वीप समूह है हमारे भारत में। दो द्वीप समूह हैं। ठीक है, दोनों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का भू स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीप समूह भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो हम पहचानते हैं बिल्कुल। केरल के मालाबार तट के पास क्या है? लक्षद्वीप। ये कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, द्वीपों का यह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल क्या होते हैं? ये एक तरह के जीव होते हैं। ठीक है, और जिनकी जो काया होती है, जिनका जो शरीर होता है वो पूरी तरह से कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो ये प्रवाल इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह, और इनका जो इनके और बाद में जब ये मर जाते हैं तो वो ऊपर तैरने लगते हैं। तो इनकी वजह से ही कुछ द्वीपों का निर्माण हुआ है। और ये कौन से द्वीप हैं? ये हमारे लक्षद्वीप है। पहले इनको लकाद्वीप या मानकीय द्वीप तथा एमिनी एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लक्षद्वीप को हम किस किस नाम से जानते थे? लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह है किस किस नाम से जानते थे? लकाद्वीप, मिनिकीय द्वीप और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। ठीक है, 1973 से पहले इन्हें तीन नामों से जाना जाता था, और 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया। यह 3200 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैले हुए हैं। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है। ठीक है, पिटली द्वीप कैसा द्वीप है? जहां मनुष्य का निर्माण नहीं है, सॉरी, निवास नहीं है। वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, यानी कि उस द्वीप पर क्या रहते हैं? सारे के सारे पक्षी ही रहते हैं, यानी कि हरा भरा होगा, बहुत सारे पेड़ होंगे वहां पर, और वहां पर केवल और केवल पक्षी रहते हैं और कोई भी नहीं रहता है। अब अरब की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े और संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है, यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ठीक है, यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जीव जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विस्तृत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विश्वसनीय है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। इन सबको अभी हम मैप में देखेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको पूरा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। उसका नाम क्या है? वैरन। ठीक है, बैरन उसका नाम है, बैरन उसका नाम है, और नाम ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। विभिन्न भू आकृतियां विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे से पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, उत्तर में जो पर्वत है, यानी कि उत्तर भारत में जो पर्वत हैं वो जल के और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान के जो अन्न के भंडार हैं, मुझे लगता है शायद कुछ छूट गया है, नहीं छूटा नहीं है, इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। ठीक है, पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। जो हमारा दक्षिण का पठार है, जितने भी खनिज मिलते हैं, चाहे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है,
ठीक है, एल्युमिनियम है, ये सब कहाँ से मिलता है? हमें पठार से मिलता है, दक्षिण के पठार से, जिससे भारत के उद्योग में विशेष भूमिका निभाई जाती है या निभाता है। ठीक है, क्योंकि उद्योग हम जब तो करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा बनाने के लिए, जब कुछ मटेरियल नहीं होगा तो बनाएंगे क्या? ठीक है, अब जो लोहे की जो बड़ी बड़ी मशीन बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि हमारे पास है लोहा। ठीक है, हम निकाल लेते हैं लोहा, कहाँ से निकाल लेते हैं? छोटा नागपुर के पठार में से निकाल लेते हैं, और फिर उससे नई नई मशीनें बनाते हैं, अपने देश में भी काम आती हैं, और हम जो एक्सेस बन जाता है, हम क्या करते हैं उसको विदेशों में भी बेच देते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं, तो हम अपने देश के विकास कार्य में भी लगा सकते हैं। तटीय क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए, यानी कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, या आपका उड़ीसा है, आपका गुजरात है, आपका मुंबई है, आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटक है, केरल है, ये जो तट है, इनसे इन पर हम क्या कर सकते हैं? मछली भी पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मछली उद्योग के लिए भी अच्छा है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास के अन्य संभावनाएं प्रदान करती हैं। यानी कि इतनी सारी भौगोलिक जो विशेषताएं हैं हमारी भारत में, आगे वो हमें क्या करेंगी? हमारे अच्छे विकास के लिए हमें हमारी संभावनाओं को प्रदान करती हैं। ठीक है, यानी कि भविष्य में हमारा, और अगर हमारे पास और संसाधन, हम टेक्नोलॉजी लेके आ जाए, तो हम इन सारी चीजों का प्रयोग करके हमारा जो भारत है और ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब देखिए, आप कहेंगे कि आपने हमें द्वीप समूह तो बताया नहीं मैम, तो हम पहले आपको द्वीप समूह बता देते हैं। चलो इस वाले मैप में दिखाती हूँ मैं आपको द्वीप समूह। ठीक है, आप पेन लेंगे हम रेड, ताकि आपको दिखे क्लियर। थिकनेस ज्यादा हो गई। देखिए, ये हो गया अंडमान द्वीप समूह, और ये हो गया निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, उत्तर में क्या है? अंडमान, यानी कि उत्तर में जो छोटी छोटी बिंदियां दिख रही हैं, इसको हम बोलेंगे अंडमान, और नीचे में क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे निकोबार। लक्षद्वीप कहाँ है? वो इधर है। और देखो, इक्वेटर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये इधर की तरफ क्या है? आपकी इक्वेटर है। इसलिए यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? विषुवत जलवायु है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास ही है ये। ठीक है, श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे ही कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो इसका प्रभाव इन पर भी रहेगा ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु पर। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक करके ही जाना है सबको। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट भी करके जाना है। और आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, प्लीज शेयर कर दिया करो। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको इसका लाभ हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप और सारे फ्रेंडों को भी इसका लाभ दिलवाएं। तो प्लीज से आप इसको शेयर कर दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। इससे मुझे भी बूस्ट मिलता है। जब मुझे लगता है कि मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, इतने ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ? मोटिवेशन के लिए मैं आपकी कमेंट्स को पढ़ती हूँ। उससे मुझे हिम्मत मिलती है कि नहीं, कुछ बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आपके कमेंट की मुझे बहुत ज्यादा नीड होती है, तो प्लीज आप एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, नाइस लिख दिया करो, गुड लिख दिया करो, जो भी आपके मन में आता है, कुछ भी, वो सब आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दिया करो। ठीक है, अगर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब का बटन केवल एक बार दबाना होता है, बार बार मत दबाया करो। बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो रोज दबाते हैं, रोज सब्सक्राइब कर लेते हैं, रोज अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम पहली बार किसी भी चैनल की वीडियो को जब हम पहली बार देखते हैं, तो बस हमें एक बार उसका सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है। बार बार दबाने से जो चैनल होता है वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।